बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीसीडिंग लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। चूँकि हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो गया था और वहाँ से जहाँ से हमने अपनी चीज़ जो है वो मुसलसल जो छोड़ा था वहाँ से ही जो है हम अपना कंटिन्यू करेंगे। इसी तरतीब से जो हमने आपके सामने जो चीज़ें की हुई हैं कि जहाँ से हम बात कर रहे थे वहाँ से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम जब वो कहा थे कि डिक्लेरेशन जब हमने मेंशन कर ली थी, उसके बाद जब टर्म्स एंड कंडीशन पर आए थे और टर्म्स एंड कंडीशन को हमने के हवाले से मैंने कुछ टर्म्स जो मुमकिन जो रेगुलर जो टर्म्स होती हैं जो तकरीबन हर डीड का जो हिस्सा होती है मोस्टली, तो इनकी तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है डिपेंड अपॉन द कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज हु आर द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो लेकिन कुछ जो बुनियादी बातें हैं कि देखें ना, अगर शेयर डीड होगी तो उसमें ज़रे बदल होगा, तो यू हैव टू मेंशन द कंसिडरेशन, द पोजीशन ऑफ द कंसिडरेशन, उसकी फिर अमाउंट है कितनी है, फिर उसका जो अगर दे दी है तो वो आपने मेंशन करना है कि ये हमने अमाउंट जो पे कर दी है। अगर वो आपने नहीं दी है तो उसका आपने तरीक़ाकार मेंशन करना है। थ्रू आपने इन कैश दी है, थ्रू रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार दी है, घर पर बैठ कर दी है, आपने जो थ्रू चेक दिया है, बैंक ड्राफ्ट दी है, जो भी सूरत है, फिर जिस करेंसी में दी है यू हैव टू मेंशन, यानी इस क्लास को आपने हर लिहाज से मुकम्मल करना है। इस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट हो। फिर डिलीवरी अपोजिशन जो कब्जा है उसके हवाले से आपने जो है वो बात करनी है कि कब्जा आपने दे दिया है या कब्जा जो है वो कुछ सर्टेन डेट पर आप देंगे या ऑलरेडी प्रीवियसली दे चुके थे आप, या आपने उसको कंडीशन कर दिया कि कुछ पेमेंट रहती है तो जैसे वो क्लियर होगी उस दिन पे आप देंगे। तो ये जो पोजीशन भी आपकी बनेगी यू हैव टू मेंशन रिगार्डिंग द डिलीवरी पोजीशन। फिर उसके बाद जब आपको मेंशन करना होगा ईजमेंट राइट, हक के आसाइश, जितने भी आसाइश के हकूक जो है वो आप जिस प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो रास्ता है, पानी है, वो रोशनी है, वो हवा है, वो चूँकि साथ ही मुंतकिल होंगे आगे दूसरी फरीके दो को, सेकंड पार्टी को, तो यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द ईजमेंट राइट्स। कि ये जो गांव में अक्सर गांव की रकमें हो तो उनमें आप साथ और भी चीज़ें मेंशन करते हैं, हकूक़ के साथ थोड़े से और भी होते हैं क्योंकि वहाँ शामलात का जहाँ आपने मोबाइल मवेशी जो है वो उनको जो है वो करना होता है, वो फिर रास्ता, चश्मा, कोयल जो है वो सारी चीज़ें जो आप मेंशन करते हैं कि ये इनके समेत जो है वो आपने चीज़ जो मेंशन करें। फिर अपने लीगल इनकम रिस्क के बाबत बात मैंने आपको बताया, आपने टर्म एंड कंडीशन के अंदर ये मेंशन करना होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो तमाम बारे कफालत से जो है मुबर्रा है, बारे कानूनी से जो है मुबर्रा है, उस पर किसी किस्म का जो है कोई चार्ज जो है किसी तरह से किसी बैंक का कोई वो मतलब प्लान नहीं हुई है, किसी इन्वेस्टर के पास में जो मॉर्गेज नहीं हुई है, किसी बैंकर के पास मॉर्गेज नहीं हुई है, और वो तमाम तर उसके ज़िम्मे कोई जो है वो रियासत के कोई सेस, कोई टैक्स, कोई यूटिलिटी बिल्स, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई डिग्री कोड की उसके खिलाफ हवाले से नहीं आई हुई है, वो किसी ज़मानत के अंदर, किसी क्रुकीज वैन के अंदर या वो चीज़ जो है वो उस पर ऐसा कोई लीगल नहीं है, ऐसे इनकम पर उस पर जिम्मेदारियाँ नहीं है, तो इनसे वो फ्री है। एक बात ये, और फिर दूसरी बात ये कि अगर कोई होगी टिल डेट, जिस डेट पर वो जो सबसे ऊपर हमने ये देख रहे हैं यहाँ डेट मेंशन की, इस डेट तक का जो मामला है उसको आपने मेंशन करना है कि टिल दैट डेट अगर कोई होगी तो फर्स्ट पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल इन फ्रंट ऑफ सेकंड पार्टी। यह मैं जब वो मेंशन कर दी, ये तो कुछ कॉमन सी ऐसी थी जो आपको मेंशन तकरीबन करनी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और भी फ्रीकैन आपस में एग्री किया है, उन्होंने कुछ और नोजत की भी उनकी अगर कोई बात है जिसको उन्हें इसमें तैयारी करवाना है तो दे कैन वो इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन वाली बात जब आपकी खत्म होगी, इससे आगे आपकी ये लीगल हेयर क्लास है। लीगल हेयर क्लास से मुराद मेरी है कि लीगल हेयर कहते हैं कानूनी नुकसान। देखिए आपके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होती हैं
वो सर्टेन ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनल ज़ात से अटैच होती हैं, जो आपके मरते ही आपके साथ खत्म हो जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपके राइट्स या लाइबिलिटी जो डिवॉल्व होने होते हैं आपके लीगल एयर्स पर। ये बात वैसे आपने जब टार्ट पढ़ा था LLB पार्ट 1 में, तो वहाँ भी आपने ये बात पढ़ी होगी, और ऑफकोर्स के वहाँ ये बात पाई जाती है। लेकिन अगर आपके जहन से रिमूव हो गया तो थोड़ा सा मैं इसको आपको सरसरी सा इसका हाथा करवा दूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे मरते साथ खत्म हो जाती हैं, हमारे राइट्स या हमारी लाइबिलिटीज़, और कौन सी ऐसी जो हमारी जो आगे डिवॉल्व होती है, आगे मुंतकिल होती है हमारे लीगल एयर्स की तरफ। मिसाल के तौर पर अगर जो वो किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है, तो वो अगर मर गया है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल केस, तो वो उसके लीगल हेयर्स को उसकी बाबत सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो उसकी पर्सनल बिलानी है। वो जो उसकी जिम्मेदारी बनती थी उस ट्रायल को फेस करना, या उसकी जब सजा उसको मिलना अगर साबित हो जाता है जब, तो उसके उस जुर्म के अंदर उसके लीगल हेयर्स को नहीं किया जाएगा। वो अगर बंदा मर गया तो ये जो क्रिमिनल केस है उसके साथ ही डाई कर जाएगा, उसके साथ ही उसका केस भी खत्म हो जाएगा। जबकि इसी तरीके से अगर किसी बंदे की कोई पर्सनल स्किल्ड है, तो वो भी उसके लीगल हेयर्स को डिवॉल्व नहीं होती। मसलन अगर कोई बंदा लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, व्हाटएवर इज, तो वो उसकी पर्सनल एक्सपर्टीज है, वो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, वो उसकी ज़ात तक मुक़य्यद है। उसके लीगल हेयर्स को इसलिए वकील नहीं बनाया जाएगा कि जिसका बाप वकील था तो उसको वकील बना दे। उसके बेटे को, उसकी बेटी को अपने तौर पर जो प्रोफेशनल ये डिग्री है हासिल करनी पड़ेगी, तब वो लायक बन सकते हैं, इस बुनियाद पर नहीं बन सकते। तो ये भी डिवॉल्व नहीं होती। इस तरह क्रिमिनल केस वसार पर डिवॉल्व नहीं होता, इसी तरीके से पर्सनल एक्सपर्टीज भी डिवॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर मैंने जब वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी से मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी के पैसे लिए हैं, तो मैं अगर मर जाता हूँ तो मेरे वसार की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करनी, क्योंकि मेरे मरने के बाद उस प्रॉपर्टी के मालिक मेरे वसा बन जाते हैं, उस बंदे के वसा बन जाते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। ये डिवॉल्व होता है, ये एप्लीकेशन जो है वो डिवॉल्व होती है, ये आगे मुंतकिल होती है। इसी तरीके से अगर किसी का कर्जा देना है तो वो जो है वो उसकी प्रॉपर्टी से दिया जाएगा, तो प्रॉपर्टी है उसके लीगल हेयर्स उसकी ऑब्लिगेशन है उन पर कि उसको देना है। तो सच लाइक केसेस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होता है, एग्रीमेंट होता है, इनके अंदर भी ये जो टर्म्स सॉरी लीगल हेयर क्लॉज है, इसमें यही बात आप लिखते हैं कि हर दो फ्रीकेंड के जो वर्षा होंगे उन पर भी इसका इतलाक होगा। कि आपने मेंशन ला भी करना होता है, जैसे कि उनकी वो मामला अभी चल ही रहा है, ए ने बी को पैसे दे दिए हैं और बी बार वो मर गया है, और फिर जब उसके वरसाज आते हैं तो वो आके कहते हैं कि पैसे तो उसने दिए थे, हम क्या करें। ऐसा नहीं होगा। वो इसीलिए ये क्लास मेंशन करते हैं क्योंकि उसने जो पैसे ले लिए हैं, तो अब जाए उसके वरसाज के लिए ये प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी जो उस बंदे थे जिसने पेमेंट किया है, इसलिए यहाँ ये लीगल क्लियर क्लास है कि दैट the implications of the instant agreement are upon the legal heirs of both the parties. तो ये आपको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद जो आपकी विटनेस क्लास है, विटनेस क्लास में लीगल हेयर वाले इस तरह करके आप लिखेंगे that legal heir of both the parties are bound by instant deed. क्लियर हो गया? ये आपको मेंशन। उसके बाद आपका आगे आपकी आखिरी विटनेस क्लास। विटनेस क्लास में आपके पास देखिए विटनेस क्लास इसलिए कि बॉडी आपकी डीड के अंदर आपको मेंशन करना होता है। नीचे तो आप सारे विटनेस करवाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर भी आपको एक प्यारा जो है मेंशन करना होता है कि सो द इंस्टेंट डीड
is hereby prepared in the presence of witness, यानी instant deed is hereby prepared, executed and registered in the presence of witness. In the presence of witness. क्या आपने पास मुतज़क्करा वाला तहरीर जो वायदा है, ये तहरीर तकमील व तस्दीक जो रूबरू वहाँ आशिया कर दिया ताकि समझ रहे हो वक्त जरूरत जो काम आवे आलवर को फला डेट जो है डेट ऊपर नीचे नीचे भी हम मेंशन कर रहे हैं। ये विटनेस का ये इसलिए कि बॉडी के अंदर आपको उनका हवाला देना होता है कि कल अगर वो कोई बंदा डिनाई करे तो these witnesses are also called the marginal witness, which is the requirement of article 79 of the Qanun Shahadat Act of 1984 कि जब कोर्ट के अंदर अगर फ्रीक्वेंट में से जिनका दरमियान भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कल अगर कोई डिनाई कर जाए, कल कोई इनकारी हो, तो इन विटनेसेस के लिए जो यू कैन प्रूव योर डॉक्यूमेंट, ये वो गवाह है जो मार्जिनल विटनेस है, जिनके सामने ये जो तहरीर भी हुआ, तकमील भी हुआ, तस्दीक भी हुआ, तो इन्होंने जो आकर बयान देना होता है जिससे ये और उसकी विटनेस क्लास यही है। सो इसको यूं करके लिखेंगे द above said deed is prepared to execute। वो ये जो तीन स्टेज में आपको लिख के दी थी ये याद रखें। And registered in the presence of witnesses रूबरू गुहान तहरीर तकमील तस्दीक कर दी ताकि समझ रहे लोगों की जरूरत कब आए। ये आपकी भी जो मुकम्मल। इसके बाद जो आखिरी लाभ होता है जो सबसे नीचे बॉटम में आपने इस तरफ फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, इस तरफ सेकंड पार्ट लिखेंगे, उनके साथ नंबर मेंशन करेंगे, उनके साइन करवाएंगे और पेपर में अगर आपको लिखना पड़ता है उनके साइन लिखेगा। आपने एसटी लिखना है, एसटी का मतलब सिग्नेचर ही होता है। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी और उनके नीचे जो आपने विटनेस उधर के नीचे विटनेस 1 और विटनेस 2 उनके भी एसटी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने मेंशन फर्जी शनाख्ती कार्ड नंबर वो मेंशन कर देने हैं। तो ये आपका जो डीड आपकी इस लिहाज से मुकम्मल हो जाएगी। यानी वो इस तरीके से आपने बनाना है बॉटम इसका। थोड़ा सा मैं आपको बॉटम की शक्ल दिखा देता हूँ। यानी विटनेस कार्ड के बाद आपने बात डीड मुकम्मल हो गई, इसके बाद आपने इस तरीके से आपने लिखना है ये फर्स्ट पार्टी इसका फर्स्ट पार्टी और इसका CNS नंबर जो भी होता है। फिर यहाँ सेकंड पार्टी इसका भी CNS और उसके बाद यहाँ ऊपर इसके एसटी भी हो जाएंगे और यहाँ इसका एसटी। वैसे ये कि शेयर डीड के अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट का तकाजा करते हैं, यहाँ अंगूठे भी लगाते हैं, 5 अंगूठे भी लगाते हैं, तस्वीर भी बनाते हैं, वो क्या बात। फिर आप कोर्ट में जाएंगे तो समझ आएगी। उसके बाद विटनेस नंबर 1 यहाँ इसका फिर नाम वगैरह लिखे, नेम CNS। इसी तरीके से विटनेस नंबर 2 CNS और नेम और यहाँ एसटी।
SD में उसके सिग्नेचर जो आपका, ये आपका एंड हो जाएगा, आपकी डीड जो है वो यहाँ आकर मुकम्मल होगी, 8 आउट ऑफ डिफरेंट। अब इसी को अगर हम उर्दू में करें, मैं सिर्फ साथ साथ आपको बताता तो रहा हूँ, तो मैं एक दफ़ा थ्रू आउट जितनी भी यहाँ लिखाई की थी तो उसको आपको समझ लिख देता हूँ, रीड कर देता हूँ। बैनामा, शेरी को उर्दू में क्या कहते हैं? बैनामा। शेरी को उर्दू में क्या कहते हैं? बैनामा। ठीक है जी। आपने लिख रहा है कि इस तरह टॉप से मैंने जो बात शुरू की थी, नेम ऑफ द डेट बैनामा उर्दू में आप लिखेंगे। उसके बाद आपका डेट एंड प्लेस के लिए आपने लिखना है कि जी बैनामा हाजा आज मरका 20/2020 बाबकाम रावलपिंडी या रावलाकोट, जो भी जगह है, माबैन फ्रीके नंबर 1 फला फला सना फला कास्ट फला आर डैश 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 और फ्रीके इन हेयरिंग कार्ड इन इस मायदा हादा में फ्रीके अमल करा पाएगा और फला 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 सना फला आर फला फ्रीके दो करा पाएगा। ये कि फ्रीके अवल एक अदद रकमत अदा दी एक करार खस नंबर डैश तो नंबर डैश स्टीवर नंबर डैश मोजा डैश तहसील डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी या रावलकोट है इसमें भी जहाँ भी आपको पाई जाती हो, तो वो करके उसका जो है वो बदलिया रजिस्ट्री नंबर 100 इंतकाल नंबर 100 मालिक है फ्रीके अवल और पास फ्रीके अवल जो मतलब का बड़ा रकबा फ्रीके दाम को मकामी होशो से हम साहब मिला कर आवे जबर बारदामंदी को बहुत तक जब वो बारदामंदी को जो बदस्तुल हक फ्रीके दाम जो वो मुंतकिल करता है बदल शराइत के साथ, और शायद ये कि ज़रे बदल जायदाद या रकबा मुतलका वाला इतनी मालियत तय कर दी गई जो कि फ्रीके अवल ने फ्रीके दाम से वसूल कर ली, और या बदलिया चेक की, बदलिया पे आर्डर की, या कैश की घर पर की, या रूबरू रजिस्ट्रार वसूल कर ली, सिक्का राजा लोग पाकिस्तानी या जो भी सिक्का वो आप करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी ये कि जो मैंने आज दूसरी टर्म में कंडीशन बताई थी ये कि वो कब्जा जायदाद जो बावाले फ्रीके दाम कर दिया, फिर ये कि जायदाद मुतकरा वाला जुमला बारे कानून से मुबर्रा है, किसी रेंट की, किसी बैंक गारंटी, किसी जमानत, किसी कोर्ट को, किसी टैक्स एक्सेस के अंदर किसी डिपार्टमेंट को प्रॉपर्टी मतलब है जुमला बारे कानून से मुबर्रा है। जायदाद मुतकरा वाला अगर किसी उसमें होगी किसी बारे कानून में पाई जाएगी तो आज की तारीख से पहले के हवाले से फ्रीके अवल जिम्मेदार होगा। फिर ये कि जुमला हक आसाइश, जायदाद मुतकरा से जुड़े जुमला हक आसाइश जिनमें रास्ता किस्मों को पानी जो है वो हवा रोशनी वो मैं जायदाद मुतकरा जो फ्रीके दाम मुंतकिल करता हूँ, और उसके बाद ये कि फ्रीके के जुमला गुस्सा और पर मायदा हादा का इतलाक होगा, और मायदा हादा की तहरीर रूबरू हुआ हाशिया तहरीर तक मैंने तस्दीक कर दी ताकि समझ है और जवाब की जरूरत काम आ गई। इस तरीके से आपने इसको यहाँ ड्राफ्ट कर देना है, और उसके बाद जो फिर ये फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी की जगह आपने फ्रीके अवल फ्रीके दाम लिख देना है, और उसके बाद उनके सर्टिफिकेट और इस तरीके से साइन इस तरीके से या विटनेस लिखा है वहाँ में दुआ लिख देना है। अगर उर्दू में आप तैयारी करेंगे ये है आपका एक सीक्वेंस उर्दू में याद रखेंगे। अच्छा, अब ये सीक्वेंस जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, तकरीबन बेसिक स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। चाहे आप अब मिसाल के तौर पर आप गिफ्ट डीड कर रहे हैं, जिसके कौन सी डीड जो मैंने आपको लिख के दी थी वो एक दफ़ा यहाँ पुट करता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ आरेख के बारे में कि उसमें फिर क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। अच्छा जी, एक जो चीज है
वो है, मैं आपको उर्दू और अंग्रेजी दोनों में लिख देता हूँ और आपको हर एक समझा देता हूँ। आज जो हमने जो चीज डिस्कस किया है वो किया शेयर रेट, बैनामा। अब इसके बाद ही बैनामा हो यानी गिफ्ट रेट। अब ये मैं हर एक आपको लिखता भी जाऊंगा और साथ साथ समझाता भी जाऊंगा। ये जो शेयर रेट थी, जिस सीक्वेंस में, जिस तरतीब में हम इसको यहाँ से लेकर नेम से लेकर सिग्नेचर तक जो लेकर चले और इसके 3 स्टेजेस की बात की, पूरी डिटेल में मैंने आपके सामने ड्राफ्ट की। और उर्दू में अगरचे मैंने ड्राफ्ट तो नहीं की, लेकिन आपको रीड आउट करके बता दिया। वैसे साथ साथ हर हेडिंग में आपको समझाता भी रहा कि आपने उसको उर्दू में कैसे ड्राफ्ट करना है और इंग्लिश में कैसे ड्राफ्ट करना है। तो ये बड़ी डिटेल के साथ जो हमने शेयर डीड को मुताला कर लिया है। अब ये जितनी बाकी डीड्स हैं ये आपने पढ़नी है, ये आपने प्रिपेयर करनी है, ये आपने ड्राफ्ट करनी है। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने भेजे मुझे, जो कॉलेज की मैनेजमेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करती है उस पर आप मुझे भेजें और वहाँ से जो अगर आपकी कोई गलती होगी तो इंशाल्लाह उसको मैं दुरुस्त करूँगा। जो इम्प्रूवमेंट की जहाँ जरूरत पड़ेगी वो करूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसका समझाता जाऊँ कि इसको किस तरीके से हम जो है वो ड्राफ्ट करना है। देखें, जिस तरीके से शेयर डीड के अंदर सेलर परचेजर होगा तो गिफ्ट के अंदर क्या होगा, डोनर डोनी होगा। जहाँ जहाँ डोनेट हो रही है चीज, गिफ्ट हो रही है, फ्री दी जा रही है, कंसिडरेशन के बगैर है। कंसिडरेशन जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, जरे बदल कोई नहीं है, पैसों का कोई जरे बदल नहीं है इसमें। यानी गिफ्ट हो रही है चीज, यानी ए जो बी को एक प्लाट या घर या प्लाजा जो कुछ भी है वो गिफ्ट कर रहा है। तो वो जो गिफ्ट कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का जो कंसिडरेशन कोई नहीं है, तो जरे बदल कोई नहीं है, तो इसलिए जरे बदल की बात को हटा दी जाएगी। तो बाकी जो है वो उसी तरीके से तकरीबन तरतीब चलेगी। नाम जो है वो जहाँ उनको फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, यहाँ भी आप फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी रखना चाहिए, जो कैन डू सो दैट। तो अगर सेलर परचेजर अगर आप इसमें रखते हैं तो इसमें जो है वो आप फिर आपको डोनर या डोनी रखना पड़ेगा। तो डोनर जो है जो गिफ्ट देने वाला होगा, डोनी वो होगा जो लेने वाला होगा। वैसे 3 एलिमेंट इसके मैं आपके साथ जो है वो एपेक्स कोड की जजमेंट की रोशनी में वो भी आपके साथ शेयर कर दूं एक बात। और दूसरी बात ये आपको बताते रहूं कि जो गिफ्ट है आपका, एक तो इसका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो इसको आपकी डील करती है, आई थिंक सेक्शन 122 है, देख लीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो दूसरी जो है आपका माउंटन लॉ इसको डील करता है। माउंटन लॉ के तहत इसका रजिस्टर किया जाना जरूरी नहीं है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिफ्ट जो कोई भी प्रॉपर्टी कर सकती है, और गिफ्ट भी हो सकता है, तहरीरी भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है। मगर जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है, जिस कंट्री का जो कानून है जो डील होता है सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, उसके नतीजे में जो इसको इसका तहरीर होना और इसका रजिस्टर्ड होना, और फिर रेड विद सेक्शन 17 क्लास 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसके तहत इसका रजिस्टर किया जाना जो गिफ्ट का लाजम है। तहरीर जरा होगा तो रजिस्टर्ड होगा। उसके अंदर जो भारत होगी ऑफ कोर्स उसके अंदर कंसिडरेशन का जो अवसर वो नहीं होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का उसकी जगह अवसर होगा। इसका जो जरे बदल है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, जिसकी बुनियाद पर जो ये ट्रांसफर होती है। 3 एलिमेंट इसमें बहुत जरूरी है जो एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स के लिए जो है वो हमारे सामने आए हैं, और स्टैट्यूटरी लॉ के लिए भी वो जो है वो एलिमेंट सामने आई है। यानी जो बुनियादी लॉ है वो ये है, इसके नंबर 1 एब्सोल्यूट डिक्लेरेशन बाय डोनर, नंबर 2 डिलीवरी ऑफ पोजेशन, और नंबर 3 एक्सेप्टेंस बाय डोनी ऑन हिज बिहाफ। ठीक होगी बात कि ये 3 एलिमेंट है जो कि
ज़रूरी है, जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं एक गिफ्ट के जो पूरे होंगे तो तब जाकर वो गिफ्ट कंस्टिट्यूट होगा। और ये नहीं, अगर ये जो 3 है इनका आपने अपने डील के अंदर इनका एक हवाला देना है। अब आप ये देखते होंगे कि अगर फर्ज किया कि बच्चा जो नाबालिग है, ये बच्चा जो चाइल्ड बम है, मां के पेट में है, तो क्या उसके हक में हिबा हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो सकता है। तो अगर सवाल ये होगा कि शायद उसकी जगह पर एक्सेप्ट कौन करेगा, तो ये जो हमने लिखा है कि एक्सेप्टेंस बाय डोनी आर हिज बिहाफ, आर ऑन हिज बिहाफ, आर ऑन हिज बिहाफ, यानी या डोनी एक्सेप्ट खुद करेगा या उसके बिहाफ पर कोई करेगा। तो जो उसका गार्डियन होगा उसके बिहाफ पर कोई भी एक्सेप्टेंस है वो दे सकता है। एब्सोल्यूट डिक्लेरेशन से मुराद यानी कि बाय द डोनर, कि डोनर ने कहा हो कि ये प्रॉपर्टी मैं देता हूं और उसका कब्जा भी हवाले कर दिया हो डोनी के, और डोनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया खुद या उसके बिहाफ पर किसी ने उसको एक्सेप्ट किया हो। तो ये 3 एलिमेंट जो वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए आपकी गिफ्ट डीड के अंदर। बाकी गिफ्ट डीड इस तरीके से होगी, ऊपर आप गिफ्ट डीड का टाइटल देंगे कैपिटल लेटर के अंदर, फिर आप यही लिखेंगे दिस गिफ्ट डीड इज बीइंग executed on 20th of May at Rawalpindi between, फिर पहली पार्टी का नाम लिखेंगे, फिर दूसरी पार्टी का नाम लिखेंगे। पहली पार्टी को आप डोनर क्या दें, दूसरी को डोनी क्या दें, पहली पार्टी को फर्स्ट पार्टी क्या दें, दूसरी को सेकंड पार्टी क्या दें। Whereas the first party already possession of land mining ethic knowledge है, मतलब गिरी कितना बरतने, क्रिमिनल बरतने, क्रिमिनल बरतने, मौजा फ्लोर तहसील डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी ना थ्रू जिस तरीके से वो मालिक बना वो पास हिस्ट्री जिस तरह मैंने पहले आपको बताई वो आपने मेंशन करनी है। थ्रू अ प्रीवियस सेल डीड नंबर स्टूडेंट्स और डेटेड स्टूडेंट्स को पॉइंट 10 साल पहले जो मैंने खरीदी थी जब मुझे बस से मिली थी यार केस में भी जो भी सूरत उसकी बनती है वो हमने कर दिया। नाउ द फर्स्ट पार्टी is willing to transfer the above said land on the basis of natural love and affection to the name of second party। यानी कि फितरी जो मेरे मोहब्बत है और विदाउट कोर्शन कंपल्शन ड्यू इन्फ्लुएंस और इन प्रेजेंस ऑफ माय ऑल लीगल सॉरी माय ऑल सेंसेस ऑल फंक्शनिंग सेंसेस, यानी कि मेरे तमाम हवास जो हैं वो काम कर रहे हैं और मैं एक फितरी मोहब्बत के पेश नज़र जो अपनी अबाउट साइड लैंड जो फ्री के दौम को जो वो मैं मुंतकिल करी हूँ। फ्री के दौम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है या उसके बिहार पर फलान इसको एक्सेप्ट कर लिया है, कब्जा जायदाद जो उसने हवाले कर दिया है, जायदाद जुमला बारे का में से बड़ा है वो इसको अपने इस्तेमाल में ला सकता है। वो से इसका ऐसी मालिक या सीधे मालिक को जुमला आते हैं साथ जो उसके साथ जुड़े हुए थे वो मैंने इसको मुंतकिल कर दिए। सो इस तरीके से आपकी जब वो गिफ्ट डीड जो आपकी ड्राफ्ट हो जाएगी, नीचे फिर आपने लीगल हेल्थ पर उसकी इतलाक है, फिर वो विटनेस का उसी तरीके से आपने डालनी है कि लोग बहुत तहरीर तक मुझे तस्दीक कर दिया ताकि समझ जाए वक्त विरोध करवा में। फिर नीचे वर्तों फरीक के वक्त दो के साइन वगैरह करवाएं, उसके बाद नीचे जो आपके विटनेसेस हैं उनके साइन करवाएं। तो ये फिर आपकी गिफ्ट डीड इस तरीके से ड्राफ्ट हो जाएगी। इसके बाद आपकी तीसरे नंबर पर होगी आपकी एक्सचेंज तबादला। रेलिवेंट ऑफ सेक्शन 118 of TPA 1882। तो अब जाहिर बात है कि जब तबादला करेंगे तो फिर कंसिडरेशन आपका मनी नहीं होगा। आप पैसों में जब कोई चीज खरीद नहीं रहे हैं, जरिए मतलब जब में भी आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, यानी ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी जो वो ये वाली प्रॉपर्टी ए ने होल्ड की है और ये वाली जो प्रॉपर्टी है बी ने होल्ड की है। तो ये प्रॉपर्टी ये ए जो बी को दे देगा और बी जो वो ए को दे देगा, इस तरीके से इनके लिए तबादला हो जाएगा। तो इन सच लाइक केसेस जो है वो फिर अपनी इस डील को उसी तरीके से तरतीब से तैयार करना है। कोई इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई जो इसमें आपने हैरान नहीं होना है, कोई परेशान नहीं होना कि ये नई डील है, इसको किस तरीके से तरतीब से क्या करना है। फिर वही सीक्वेंस वही चीज थोड़ा सा बदल मोटे तब्दीलियां आएंगी, इसमें
थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ आप इसको तैयार कर लेना है। मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ इसकी आगे। नेम ऑफ द डीड आपको उस तरह ऊपर जो नेम ऑफ द डीड, जहाँ सेल डीड में आपने सेल डीड लिखा था, जहाँ आपने एक्सचेंज डीड लिख देना है, किसी बात है। फिर आप जहाँ डेट ऑफ केस है तो आपने कहना दिस एक्सचेंज डीड इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन 20th of May 2020 एट रावलपिंडी बिटवीन, वही दो फ्री फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी आपने लिख देना है उस तरीके से। फिर यहाँ एक चीज जो इजाफी होगी वो होगी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि थोड़ी बहुत तब्दीलियां हर डील में आएंगी, लेकिन मेजर जो तरतीब है वो यही रहेगी। मेजर जो सीक्वेंस है, मेजर जो पार्ट्स है वो यही रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी आपने पहले दो चुकी जहां प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाम भी होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी जो वो एक बंदे की होती है और वो उसको दूसरे बंदे के नाम मुंतकिल करने के लेकिन चूंकि जहां ए भी बी को प्रॉपर्टी दे रहा है और बी भी ए को प्रॉपर्टी ही दे रहा है उसके बदले में, मिसाल के तौर पर एक बंदे की एग्रीकल्चर लैंड है 100 कनाल की, दूसरे का जो मार्केट है छोटी सी, तो वो आपस में उसको तबादला कर रहे हैं। ये छोटा सा मकान है या जब कोई प्लाजा है, एक प्लाजा दूसरे प्लाजे के साथ मुंतकिल हो रहा है, या किसी का पेट्रोल पंप और दूसरे का प्लाजा है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी ए की है उसकी भी हमें डिस्क्रिप्शन देनी है, जो बी की है उसकी भी हमें डिस्क्रिप्शन देनी है। जहां प्रॉपर्टी जो दो है दोनों की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, दोनों की पास हिस्ट्री देनी है। यानी कि फर्स्ट पार्टी जो है वो जो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करती होगी उसका हमें पूरा हवाला दे देना है कि ये इस प्रॉपर्टी उससे ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, जो उसके पास किस तरीके से आई, उसने खरीद की थी, उसको किसने हिबा की थी, उसको वैसे मिली थी, गवर्नमेंट ने दी थी, कोर्ट की डिग्री के नतीजे में आई थी, जो भी हुआ था वो उसमें हवाला दे देना है। फिर उसी तरीके से जो सेकंड पार्टी से जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती होगी वो आपने हवाला दे देना है। फिर उनका जो डिक्लेरेशन बनेगा उस तरीके से बनेगा, वो म्यूचुअल डिक्लेरेशन बनेगा, ये पार्टी उसको देगी और वो पार्टी इसको देगी। इस तरीके से आपने दोनों का आपने बताना है कि दोनों ने फ्री कंसेंट से पोर्शन का कंसेंट और ड्यूअल फ्लेक्स वगैरह से उनकी मुकर्रर है कंसेंट, और उन्होंने जो है अपने तमाम सेंस काम करते हुए बकाया होश वास काम सब मिला के और जब बार बार देखो ये दोनों के साथ आपने लिखना है कि जो दोनों प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। फिर आपने फिर वही बात जो टर्म एंड कंडीशन जो है उसने उसको दे दी, उसने इसको दे दी, दोनों की प्रॉपर्टी 12 के 12 से मुकर्रर है, दोनों में जो की वैल्यू जो है वो सेम है। ये बात आपने लाजमी लिखनी है टर्म एंड कंडीशन के अंदर कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो कारण फ्रीक्वेंट कंट्रोवर्सी इस वैल्यू की बुनियाद पर आकर बन जाएगी। जनाब की प्रॉपर्टी मैंने उसको दी थी वो तो 10 करोड़ की थी, जो उसने मुझे दी वो तो जो 6 करोड़ पे की है। तो इस बुनियाद पर जो है आकर अपने उनकी कंट्रोवर्सी जो है खड़ी जाएगी। इसलिए आपने टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये बात लाजमी मेंशन करनी है दैट द वैल्यू ऑफ बोथ प्रॉपर्टी आर सेम। ठीक है जी, फेयर मार्केट वैल्यू। उसके बाद देखिए एक क्लास उसी तरीके से हमने डाली है कि दैट वो लीगल एयर ऑफ बोथ पार्टीज आर बोल्ड बाय द स्टैंड डीड। उसी तरीके से फिर आपने विटनेस क्लास डालनी है कि दैट दिस डीड इज बीइंग प्रिपेयर्ड एग्जीक्यूटेड रजिस्टर्ड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। और फिर उसी तरीके से फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी के साइन वगैरह आपको करवा देने हैं, नीचे दो विटनेस डाल देने हैं, उनको साइन करवा देने हैं, कोई बात मुख्तलिफ नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका यानी थोड़ी बहुत तब्दीली क्या आती है इस बात पे गौर करें कि सेल डीड आपने लिखी तो एक ही प्रॉपर्टी थी, आपने उसका कंसीडरेशन डाला वो अमाउंट थी। आपने गिफ्ट डीड डाली, प्रॉपर्टी तो थी मगर कंसीडरेशन नहीं था। आपने एक्सचेंज डीड डाली तो इसके अंदर जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व थी। तो ये थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, मेजर स्कीम जो वो नहीं बदलती है। वो जो थोड़ी बहुत तब्दीली आती है तो वो आपने उस जिस लॉ के मुताबिक वो मामला है उस लॉ को आपने मद्देनजर खातिर रखना है। अगर आपका गिफ्ट डीड है तो सेक्शन 122 आफ्टर टीपीए को मद्देनजर रखना है। अगर आपका सेल डीड है तो सेक्शन 54 आफ्टर टीपीए को मद्देनजर रखना है। अगर आपका एक्सचेंज डीड है तो सेक्शन 118 ऑफ टीपीए 1882 जो है वो आपने इसको मद्देनजर रखना है। तो इसी तरीके से अगर आपका पार्टनरशिप डीड है तो फिर आपने पार्टनरशिप एक्ट के तहत उसकी जो वो मरतब करनी है, उसकी वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ होगी। नेक्स्ट आपके होगी पार्टनरशिप डीड। माल जाए शिकायत तारीख ये डीड अब आपने बनानी है। ये बनाकर आपने जो वो सिंपल इसके मेरे साथ व्हाट्सएप पे जो इस कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा वो इंशाल्लाह जल्दी आपको उसमें कर दिया जाएगा, आपके पास कोऑर्डिनेशन उसके हवाले से हो जाएगी। तो ये डीड्स आपने इसी सीक्वेंस में इसी तरतीब में आपने बनाकर
आपने मुझे जो ये भेजनी है, ताकि इसके अंदर मैं जहाँ इसके इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो आपको साथ साथ इसकी इम्प्रूवमेंट भी कर सकता हूँ। अब ये जो गाइडलाइन शर्त जारी होगा तो ये आपका किसके तहत होगा, रिलीवेंट लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसके अंदर फिर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब सबसे टॉप पे आप आईडी देंगे तो फिर कोई पार्टनरशिप डीड देंगे, या पहले आपने सेल डीड लिखा था, उसके बाद आपने गिफ्ट डीड लिखा था, उसके बाद आपने एक्सचेंज डीड लिखा, अब आप जो पार्टनरशिप डीड लिखेंगे तो पार्टनरशिप डीड लिखकर फिर आपने वो इस तरीके से डेट एंड प्लेस डालनी है कि दिस पार्टनरशिप डीड इज बीइंग प्रिपेयर्ड दिस 2020 ऑफ मई 2020 एट रावलपिंडी। फिर फ्री केवल जो 2 3 4 5 6 जितने भी लोग हैं पार्टनरशिप के अंदर, जब तक के बाद 2 से ज्यादा भी लोग होते हैं तो वो आपने हर पार्टी का हवाला देकर अब 2 100 4 जितने भी हो, ठीक है, तो हर पार्टी के अपने पार्टिकुलर्स आपने मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि ये जो अफ्रीकन हैं ये अपने बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस का नाम ये होगा, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ये होगा, नेचर ऑफ बिजनेस ये होगी, उसके अंदर जो फर्स्ट पार्टी ने इतना कंट्रीब्यूट किया, सेकंड पार्टी ने इतना कंट्रीब्यूट किया, थर्ड पार्टी ने इतना कंट्रीब्यूट किया, फोर्थ ने इतना कंट्रीब्यूट किया, और उनकी लायबिलिटी आपने लिखनी है कि इसकी ये लायबिलिटी है। फिर उनका प्रॉफिट का रेशियो आपने लिखना है कि फर्स्ट पार्टी का रेशियो ये होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन होगा, साइलेंट पार्टनर कौन होगा, ये बातें आपने इसके अंदर जो मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज जो आपकी पार्टनरशिप डीड इस तरीके से आपकी जो तैयार हो जाएगी। फिर इसी तरीके से पार्टीशन डीड हो गया। पार्टीशन डीड आपकी इसको 2 लॉ डील करते हैं और लॉ में इसके 2 किस्म की ये होती हैं। एक तो अगर आप ये शहरी जायदाद है, तकसीम जायदाद का मामला है, और अगर आपकी शहरी जायदाद है तो पार्टनरशिप एक्ट 2012 को डील करता है पंजाब में। अगर आपका देय इलाके की है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 135 जो वो डील करती है आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है या देय इलाके की जो जायदाद है उसको। इन 2 लाख पार्टीशन एक्ट 2012 और लैंड रेवेन्यू एक्ट में शार्ट लिख दिया LRA 1967 सेक्शन 135 ये आपको लिख जाएगी। एक तो ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि अगर शहरी जायदाद है तो पार्टनरशिप एक्ट, इसको मैं कहूँगा अर्बन प्रॉपर्टी के लिए। अर्बन प्रॉपर्टी शहरी जायदाद को कहते हैं, और आपकी जो रूरल है देई है ये इसको जो मुझे लैंड रेवेन्यू डील करता है। अच्छा, फिर इसके 2 है एक और मामला कि एक है लीगल पार्टीशन और एक है प्राइवेट पार्टीशन। आपकी जो पार्टीशन डील होती है मोस्टली बेसिकली प्राइवेट पार्टीशन की सूरत में होती है। लीगल पार्टीशन तो आपकी डिपार्टमेंट करता है, अगर वो मामला रूरल प्रॉपर्टी का तो तहसीलदार करता है, अगर वो अर्बन प्रॉपर्टी का तो सिविल कोर्ट करती है। तो उसके अंदर तो डील वाली बात नहीं होती है, वहां तो अपना एक दावा दायर करते हैं, अपना एक क्लेम जो कोर्ट करते हैं, जिसको दूसरी पार्टी रिस्पॉन्ड करती है, उसके नतीजे में कोर्ट दोनों पार्टी को सवाल करती है, उसके नतीजे में कोर्ट एक फैसला साधन करवाती है, और वो बेसिकली उनके दरमियान तकसीम का तरीकाकार होता है। इसके अंदर जो तकसीम उनके अंदर की जाती है वो एक कोर्ट की डिग्री के नतीजे में, कोर्ट के आर्डर और फैसले के नतीजे में की जाती है। जब आप प्राइवेटली करते हैं इन 2 पार्टीशन के कौन से तरीके होंगे? 2। नंबर 1 लीगल पार्टीशन, जो अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत है तो तहसीलदार ने करनी है सेक्शन 135 के तहत, और अगर जो अर्बन प्रॉपर्टी तो सिविल कोर्ट ने करनी है पार्टीशन एक्ट 2012 के तहत। अगर लीगल पार्टीशन है, अगर है प्राइवेट पार्टीशन तो आप एक डीड बनाएंगे,
आप ये कहेंगे कि हमारा जो ये फलां खसरा है, इसके अंदर फलां फलां बंदा इतने हिस्से का मालिक है, अब इसको जो है इस अदुदरबा के साथ जगह दी जाती है, इसको इस अदुदरबा के साथ दी जाती है, इसको ये कमर्शियल जगह दी जाती है, इसको ये रेजिडेंशियल दी जाती है, इसको कमर्शियल थोड़ी सी कम दी जाती है, इसको रेजिडेंशियल थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। यानी जो भी वो फार्मूला आप उसमें वो तय करते हैं, इसमें कोई रियासत, कोड, तहसीलदार कोई आपको कदम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप थोड़ी रखें, ज्यादा रखें, जिस पर आप भरोसा जब एग्री हो जाए, जिस जायदाद पर जिसको अगर आप साइन करके रजिस्टर करवाना चाहते हैं, ये आपका राइट है और वो उन पर ऑब्लिगेशन है कि आपकी दी हुई जगह पर जिस पर आपने एग्री किया है उसको जो वो उसको रजिस्टर करके आपके हवाले कर देंगे। तो ये सूरत थी। इसकी डीड आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, वही नेम ऑफ द डीड की जगह आपने पार्टीशन डीड लिख देना है, वही डेटा बेस तरीके से फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, इसमें ये तो फुरसाद 4 6 8 10 15 20 जितने भी हैं, ये कुछ सिर्फ फुरसाद का मामला नहीं है। बाद में इस तरीके से होता है कि सर्टेन पीस ऑफ लैंड के अंदर जो आप जगह खरीदते रहते हैं, खसरे के अंदर ए ने भी खरीदी, बी ने भी खरीदी, सी ने भी खरीदी, डी ने भी खरीदी, वो फर्ज के 30 40 50 करोड़ का खसरा है, तो मुख्तलिफ लोगों ने जो वो जगह खरीद ली। अभी वो उसको चाहते हैं कि हम इसको बैठकर म्यूचुअल कंसेंसस के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने तौर पर जो उसको हम तकसीम कर लेते हैं। तो ये उनका एक सवाबीद होती है, उनके पास इख्तियार होता है तो जिस तरीके से एग्री करना चाहिए उस बारे में एक डीड बना लें, ठीक है, कि उसका साइज लिख लें कि ये टोटल जगह इतने रकबा है, फलां खसे में है, फलां मौजे में है, उसका ये साइज है और इससे फलां डायरेक्शन पर जो है हमने रोड दे दी है और रोड से इधर जो है फलां बंदे को हमने जो है अकोमोडेट कर दिया, उसका जो 5 कनाल का पीस था उसको इधर कर दिया, इसको दूसरे को 2 कनाल वाले को उधर कर दिया है, जिसकी जितनी जिधर थी वो आपने जो उस निशानात के साथ उसको एक डीड जो ऊपर एग्री करते हैं, तो दे कैन डीड ड्राफ्ट दैट डीड इवन कैन रजिस्टर्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट फॉर्म ऑफ दैट डीड। तो ये है उनकी पार्टीशन डीड। इसके बाद जब आपकी कुछ और भी है जिनमें आपकी विल है, विल आपकी एक तो मामला लॉ के अंदर भी विल का है कंसेप्ट, और दूसरे नंबर पर आपका जो सक्सेशन एक्ट 1925 है उसके अंदर भी जो है वो आपका विल के हवाले से कंसेप्ट जो आपका मौजूद है। तकसीम नामा, अच्छा विल का वसीयत कौन कौन से लॉ है इससे रिलेटेड, एक तो मामला है और दूसरा आपका ये जो बिल है ये आपकी सक्सेशन एक्ट 1925 उसके अंदर भी इसके हवाले से आपको मिलता है कंसेप्ट लॉ जो है। सक्सेशन एक्ट 1925 और मामला लॉ, एक तो ये हो गया और दूसरा मामला लॉ हो गया। एक जो विल है आपको पता है कि ये एक बंदा जो इसका ऑथर ऑफ द विल होता है, जो उसका रिपोर्टर होता है, उसके मरने के बाद अगर ये विश करता है, अगर इस बात का वज़ार करता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी मंशा के मुताबिक फलां तरीके से जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या फलां तरीके से जो है वो इसको जाना चाहिए, तो उसके पास ये इख्तियार है, उसको शरीक भी उसका है और कानूनी भी है। मगर इस पर जो 2 कंडीशंस लगा दी गई हैं, एक है कंडीशन एज टू प्रॉपर्टी, एज टू प्रॉपर्टी, और दूसरी है एज टू पर्सन्स। एज टू प्रॉपर्टी ये है कि ये 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्या है, नॉट मोर देन 1/3, और एज टू पर्सन ये है कि ये डिसेंडेंट इन औलाद क्या नहीं हो सकती, ठीक है जी।
लेकिन हो सकती है डिसेंडेंट के हक में एक सूरत में हो सकती है कि जब सारी औलाद जो उस पर मुत्तफिक हो तो फिर हो सकती है। बाकी ये 1/3 से ज्यादा कोई शख्स किसी को वसीयत जो नहीं कर सकता। ये भी एक डीड है जिसको जो ड्राफ्ट किया जाता है। इसके अंदर भी फिर वही बात है, लेकिन इसके अंदर फिर एक बात और भी होती है, इसकी पार्टीज बाद का 3 भी होती है, 2 की जगह, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। एक जो ऑथर ऑफ द बिल है, यानी नेम ऑफ द डीड, उस तरीके से आप लिखेंगे कि बिल की डेट प्लेस आप लिख देंगे, और जब नेम ऑफ द फर्स्ट पार्टी तो ऑथर का नाम आप लिखेंगे जो बिल जो बना रहा है, उसके बाद जिसकी फेवर में वो बना रहा है, उसके बाद है वो एक बार का जो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपनी प्रॉपर्टी का बाद का कुछ लोग जो वो अपॉइंट कर देते हैं कि हमारे मरने के बाद जो वो ये फलां शख्स जो हमारी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट करेगा। अभी विल के हवाले से जो तरतीब या सीक्वेंस रहेगा कानून के मुताबिक वो यही है कि जिस तरीके से पुराने पाक के दोस्तों भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मरने वाले के जो एहसासे होते हैं, उसके एसेट्स है, उससे उसकी कफन दफन सबसे पहले की जाएगा, उसके बाद अगर उस पर कोई कागजात वो दिया जाएगा, उसके बाद अगर उसको कोई बिल की तो वो दी जाएगी, उसके बाद जो चीज़ बचेगी वो वर्षा के अंदर पर दे रिस्पेक्ट इन द लाइट ऑफ कुरान सूरह निसा आयत नंबर 7, 10, 11, 12, 13, 14 और फिर 33 से 76 और फिर PLD 2000 फेडरल शरीफ कोर्ट पेज 1 इनकी तराजत के अंदर जो है वो इसको किया जाएगा। और उसके अंदर फिर एक चीज़ जो है वो है, ये जो पुरानी आयात का आपको हवाला दिया इसको और सेक्शन 4 जो कंट्रेरी है सेक्शन 7 आपकी सूरह निसा से, जिसको चैलेंज किया गया बाद फेडरल शरीफ कोर्ट के अंदर जो फेडरल शरीफ कोर्ट ने PLD 2000 फेडरल शरीफ कोर्ट पेज 1 पर उसको जजमेंट ऐड की है। लेकिन चूंकि वो आज हमारे काफी का ऐसा नहीं है, उस पर डिटेल में ज़्यादा नहीं जाता था। बताना आपको ये जाता था कि वसीयत के बाद जो है वो जायदाद तकसीम की जाएगी सूरह निसा की रोशनी में। इस वसीयत का हमें ड्राफ्ट इसी अंदाज से करना है कि इसका ख्याल रखना है कि अपने 1/3 से ज्यादा ड्राफ्ट नहीं करना। हम देखते हैं कि जो बंदा प्रॉपर्टी हमें दे रहा है, फर्ज कीजिए उसके पास 100 ग्राम रुपया है तो वो एक 33 ग्राम की हद तक अपनी वसीयत कर सकता है। फर्ज उसके बैंक में 100 रुपया है तो 33 रुपये की हद तक वसीयत कर सकता है, और वो वसीयत किसी भी थर्ड पर्सन के हक में कर सकता है, किसी इंडिविजुअल के हक में कर सकता है, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बारे में के हक में कर सकता है। तो वो ये चीज़ें जो है वो आप इनके बातों का ख्याल रखा, यही चीज़ें जो होती हैं ये में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी टॉपिक की, वो अगर आपके जहन में नहीं होगी तो इस तरतीब के साथ उसकी जो आपकी ड्राफ्ट है वो प्रॉपर लीगल फॉर्मेट के अंदर जो आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए आपने इस बात का जो खास तौर पर ख्याल रखना है। अच्छा, फिर एक चीज और है आपकी, ये थोड़ा सा मैं बिठा देता हूं, जो जगह नहीं है हमारे पास। इसके बाद आपके पास है जी मॉर्गेज डीड। रहना अच्छा, इसमें एक चीज बतौर खास आपने ध्यान में रखनी है कि रहने में तो आपको पता है कि जब आप ये अपनी प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिटी ऑफ रिटर्न ऑफ डेट या किसी से उधार लेते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो आप उसके पास जो बतौर सिक्योरिटी छोड़ देते हैं कि अगर मैं आपके कर्ज वापस न करूं तो आपने ये मेरी प्रॉपर्टी से अपना कर्ज जो है अपने पैसे जो है वो पूरे कर रहे हैं। ये तो है रेल नाम। एक चीज और काफी आपके साथ बता दूं क्योंकि इसके आपको कैसा नहीं है, लेकिन चलो जो बात ध्यान में आए मैं चाहता हूँ कि वो टच होकर जाए कि मॉर्गेज में और प्लेज में क्या फर्क होता है कि प्लेज के अंदर हमेशा आप
मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो देते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डेट। यानी मिसाल के तौर पर आपने अपनी रिंग दे दी किसी को कि जी आप मुझे 10,000 रुपये दें और मैं अपना रिंग जो आपको उतार के देता हूँ उनकी, या सिक्योरिटी फॉर डेट जो रखें, 10 दिन बाद आपको 10,000 रुपये टर्न करूँगा तो आप मुझे दे देंगे, तो ये प्लेज होता है। यानी जब आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास सिक्योरिटी फॉर द डेट सबमिट करते हैं तो वो प्लेज है। और जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिस तरह के आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आपका कोई प्लाजा है, आपकी कोई शॉप है, आपको कोई मकान है, आपको कोई पेट्रोल पंप है, व्हाटसएवर इज, तो वो आपकी लैंड कराती है। तो ये रहनामा अभी आपने जब टीपीए 1882 ही इससे डील करता है कि जिसके अंदर इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक डेफिनेशन है। तो बेसिकली आप एक जो एक इंटरेस्ट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का फ्रॉम वन हैंड टू द अदर हैंड जब आप ट्रांसफर करते हैं। अब इसको कैसे ड्राफ्ट करना है, इसके अंदर भी दो पार्टीज है, एक प्लेजर है, सॉरी एक मॉर्गेजर है, एक मॉर्गेजी है। एक वो शख्स है जो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को मॉर्गेज करता है, और दूसरा वो शख्स है जो उसको अपने जो पैसे देता है, और पैसे के रिटर्न के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज करता है, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है वो मॉर्गेजर कराता है, और जो जिसको प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है वो मॉर्गेजी कराता है। तो इसको भी आपने उस तरीके से फिर कोई नेम ऑफ द डीड की जगह मॉर्गेज डीड लिख देना है, डेट एंड प्लेस उस तरीके से लिखनी है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी आपने उस तरीके से लिखनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जा रही है, पास हिस्ट्री उसकी लिख देनी है, डिक्लेरेशन लिखना है कि मॉर्गेज का टर्म एंड कंडीशन ये है कि कितने पैसे मॉर्गेज मनी करनी है, कितने पैसों की जो उसने उसको मॉर्गेज किया, कितने टेन्योर के लिए मॉर्गेज किया है, किन शराइत के साथ वो पैसे वापस करेगा, या मुश्त वापस करेगा, एक साथ में वापस करेगा, ये जो कुछ उसके दरमियान आपस में एग्री होगा वो जो है वो उसके अंदर मेंशन करना लाजमी होगा। उसी तरीके से आप डालेंगे कि यार बोथ द पार्टीज आर बाउंड बाय देयर लीगल हेयर्स बाय एक्सटेंड डीड, उसी तरीके से विटनेस क्लॉज आप डालेंगे, उसी तरीके से सिग्नेचर ऑफ द पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस थ्रोइंग व्हिच आर कॉल्ड आल्सो मार्केट विटनेसेस। इसके बाद आपने वो एक और डीड है आपकी लीज डीड, माहिदा एक पट्टादारी, इसको जो रेलिवेंट रहा है आपका डील करता है वो टीपीए 1882 है। लीज डीड के अंदर बेसिकली आप अपनी प्रॉपर्टी जो वो रेंट किसी को देते हैं, जिसका आप जो रेंट वसूल करते हैं, और मोस्टली जो ये अपनी जो एग्रीकल्चर या कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है कि वो किसी को आप लीज पर देते हैं, अब ये देखना है कि वो कितने अरसे के लिए दे रहे हैं, किराया कितना होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कितना रकबा आप उसको दे रहे हैं किराए पर, और कितने अरसे के लिए दे रहे हैं, और डीड जो कितने अरसे लिखा रहे हैं, और किराए का मोड जो क्या होगा। ये सारी चीजें आपको मैन जो है जो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वाले पोर्शन के अंदर मेंशन करनी होगी। बाकी ऊपर तो उसी तरीके से होगा, जो करने वाले को लेसर कहेंगे, करने जिसको हक हो रही है उसको लेसी कहेंगे। नेम ऑफ द डीड जो वो आप लीज डीड क्या देंगे, डेट प्लस नेम ऑफ पार्टी इस तरीके से लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अलाउड टू पास हिस्ट्री उसकी लिखेंगे कि वो मालिक है जो जरा लीज कर रहा है, जो मालिक उसको किराए पर दे रहा है उससे वो बिलोंग कर रही है वो प्रॉपर्टी, ये चीज आपको उस तरीके से मेंशन करनी होगी। फिर उसके बाद जो वो डिक्लेरेशन में यही करेंगे कि जो अलामर्जी के साथ जो उसको किराए पर दे रहा है, फिर उसका जो किराया है वो कितना होगा, कितने अरसे के लिए है, सारी चीजें फिर लिख रही है क्लास फिटनेस क्लास उस तरीके से अलग केस में भी जो वो आपको डालनी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और जो चीज है आपकी, अभी चुके थोड़ा सा आता है हमारे पास कम रह गया है, मैं एक ओवरव्यू आपको जरूर दूंगा, लेकिन ये जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, क्योंकि ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोर्ट के अंदर भी जरूरत पड़ता है, और मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के हवाले से भी जरूरत पड़ता है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह इनके दरमियान फर्क भी, इनकी मुख्तलिफ जो हाथ कार होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सुनूंगा। आज जो मैं आपको थोड़ा सा
मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा खास। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देना पड़ेगा। एक चीज ऊपर है कि हमारी कॉम्प्रोमाइज डेट, ये अक्सर इस स्थिति में जरूरत पड़ती है कि चाहे मुख्तलिफ फिक्र के दरमियान मुख्तलिफ जो है वो कंट्रोवर्सी है, चाहे वो कंट्रोवर्सी सब जुडिस है या प्री जुडिस है, इनकी कोर्ट में चली गई है, उन कंट्रोवर्सी में जो झगड़ा है वो अदालत का तज़किरा है, ये अदालत में अभी नहीं गया है, और उन फिक्र के दरमियान जब आपस में राजीनामा हो गया तो जिन चीज़ों पर वो राजी हुए हैं, चाहे वो राजीनामा आपने करवाया या राजीनामा उन्होंने खुद कर लिया, या तो इसको जो रिलीवेंट लॉ बेसिकली डील करता है, ये स्टिल जो वो हमारे मुल्क के अंदर उस तरीके से ऐसा फॉर्मुलेट तो नहीं हुआ, न इस हवाले से जो वो सोसाइटी के अंदर एक शहरी कोशिश जो वो प्रॉपरली की गई है। लेकिन इंडिया अभी उन्होंने लास्ट ईयर जब पंजाब के अंदर इसको इलेक्ट कर लिया है, जो इस पर जो बना है लॉ मीडिएशन के हवाले से या उनको कॉम्प्रोमाइज या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से, इन अदालत के अलावा जो आप उनके डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो वो इसको लॉ डील करता है। हमारा यह कि इसमें भी आपने दोनों फिक्चर को डाल देना है, उसमें नाम लिखना है, इसी सीक्वेंस में जाना है। टर्म्स एंड कंडीशन में ये देख लेना है कि वो किस शराय पर जो राजी हुए हैं, उनकी कंट्रोवर्सी किस चीज़ पर थी, सब्जेक्ट मैटर जो है उसका हवाला में लाजमी देना है, को किसी प्लाट पर थी, किसी जगह पर थी, किसी एग्रीकल्चर लैंड पर थी, ठीक है, क्रिमिनल किस्म की जो कोई कंट्रोवर्सी थी, तो वो जो चीज़ भी थी उसका हवाला देकर जिन जिन शराय पर वो उन्होंने कोई माफी काफी की, कोई फाइनेंशियल उन्होंने कुछ दे किया या कुछ भी किया, तो वो उसका आपने रेफर देख करके तो बाकी चीज़ें उस तरीके से आपने इस पर उतार देनी है। तो अभी कंक्लूडिंग सेंटेंस मेरा ये है कि इन डीड्स को आपने प्रिपेयर करना है। एक डीड जो मैंने आपको प्रिपेयर किया, बाकी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको जो समझा दी है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि इन डीड्स को आपने ड्राफ्ट करना है, इन डीड्स को आपने इंग्लिश में भी ड्राफ्ट करना है, आपने उर्दू में ड्राफ्ट करना है। आपने ये जो सीक्वेंस आपने अगर आपने ज़हन में रखा लिया तो यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट एनी काइंड ऑफ डीड। इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस मुख्तार आम और मुख्तार खास को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो थर्ड पोर्शन होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके हमारे 4-5 सवाल हैं, उनमें सबसे पहले यहाँ मेंशन कर दूंगा, और इंशाल्लाह उसको 1-2 लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा यू कैन रिपोर्ट मी, आई एम अवेलेबल एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।